हम बात कर रहे हैं कस्बा अलीगढ़ औरंगी टाउन के हवाले से, और ये 1986 का वाकया है। चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो, चाहे वो डंपर को जलाने का वाकया हो, उसमें कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन इसी वाक़े से जुड़ा हुआ है। घर में घुसे हुए उन्होंने हमारे मियाँ को गोली मारी, यहाँ लगी पीछे, इतना बड़ा खोल हो गया। यहाँ पर उस वक्त से लेकर अब तक भी उर्दू स्पीकिंग वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, तो मजदूर, स्किल्ड लेबर, और अब वो बच्चे आगे तरक्की करेंगे वो एक अलग बात है इंशाल्लाह, लेकिन ये उर्दू स्पीकिंग लोकेलिटीज़ हैं और बेइंतहा गरीब, बेइंतहा उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, बेइंतहा गरीब, बेइंतहा निहत्ते। दूसरे के देखें, चाहे पख्तून हो हमलावर, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, कोई भी हो, वो तो अपने मकसद से वहाँ आया होगा। अलीगढ़ और कस्बा पे जब अटैक हो गया उसके दूसरे दिन, मैं तो खुद आई विटनेस हूँ, मतलब बाकी जो इन्वेस्टिगेशन मैंने की बाद में वो तो एक अलग कहानी है 30 साल बाद, मैंने जो अपनी आंखों से अपने शहर में देखा है, दैट वाज डिजास्टर्स। वो जब सर सैयद कॉलेज की एक खातून थी जिनका बस से एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद लसानी फसादात जो थे वो कराची में फूटना शुरू हुए, उसके बाद ये राइट्स हुए। देखिए, व्हेन इट कम्स टू बुशरा ज़ैदीज़ इंसिडेंट, दैट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। या एग्जैक्टली, सो दैट वाज द, आज भी आप किसी 25 साल के नौजवान से लेकर 75 साल के किसी शख्स से पूछ रहे हैं बुशरा ज़ैदी, तो वो आपको कुछ ना कुछ बता जरूर देगा। डू यू थिंक दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएट, कह सकते हैं कि तकसीम की लकीर यहाँ से कराची शहर में शुरू हुई? 1964 में भी उर्दू स्पीकिंग पश्तून झगड़े हुए थे। 1965 में अयूब खान ने कराए थे। अयूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना से जीतना चाहते थे धांधली के जरिए, और वो धांधली के जरिए जीते, और इसके खातिर उनको शहर में बर्बादी चाहिए जहाँ से फातिमा जिन्ना बहुत बड़े मार्जिन से जीत सकती थी। तो ये रियासती जो इदारे हैं उस वक्त उनका रद्द-ए-अमल क्या था? मैं यहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कोट कर देता हूँ। उन्होंने किसी के सवाल पर सोचा और कहा कि हमें ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को कराची में ख़ास तौर पे पॉपुलर होने से रोकने के लिए हमें किसी हद तक थोड़ी बहुत खुली छुट्टी दी गई। हमारी जीन्स में माजी से सीखना है ही नहीं, हमारी जीन्स में पड़ोस से सीखना है ही नहीं, सराउंडिंग से सीखना है ही नहीं। ईरान आइसोलेशन में रहने के बावजूद भी दुनिया से सीखता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से सीख लेता है कि पाकिस्तान ने ये किया था तो हमने नहीं करना, लेकिन हम लोगों ने कभी कुछ नहीं सीखा। कराची सूबा की बात होती है तो फिर तो सब निकल आते हैं बाहर। अगर 47 में जिस तरह का पाकिस्तान बना था और अब तक जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलना है, तो सूबा बना के आप क्या कर लेंगे? अस्सलाम वालेकुम, एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सानिया की, एक ऐसे वाक़ये की जो कि माजी से उसका ताल्लुक है, और ऐसा लगता है कि शायद कहीं उसके जो मामलात हैं या जो तहकीकात हैं या इवन सोच का जिक्र भी है, वो कहीं ना कहीं हमारी उस तारीख में दब सा गया है। मैं बात कर रही हूँ दिसंबर की 1986 की, कि जब एक ऐसी खूरेजी हुई कि जो शहर आज तक ये सुनता हुआ आ रहा है कि एक ऐसा कभी वाकया हुआ था, एक ऐसा सानिया हुआ था। कुछ लोग थे जो इतनी ज्यादा, मैं कहूंगी कि एक ऐसे वाकयात से गुजरे, इस मुश्किलात से गुजरे, और क्या सानिया था ये, इसकी पूरी तफसीलात हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें नजर आती है कि कराची में आज भी कहीं ना कहीं, अगर हम माशरती बात करें, नस्ली बात करें या इम्तियाजी सुलूक की बात करें, तो वो कहानी उस वाकये से जुड़ी हुई नजर आती है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तजिया निगार नुसरत अमीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहब हमारे इस शो में आने के लिए। और इस जख्म की मैं बात करूंगी जो हमारे शहर में आज भी, मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आता है। ये बताइए कि जो खूरेजी हुई, हम बात कर रहे हैं कस्बा अलीगढ़ औरंगी टाउन के हवाले से, और ये 1986 का वाकया है। ये क्या इलाके थे, कहाँ थे, और ये हम आज इसको भूल कैसे गए? जी, एक ज़माने में ये इलाके कराची वेस्ट में होते थे, और उसके बाद अब कई सालों से कराची सेंट्रल में तो नहीं है, मेरे ख्याल वेस्ट में ही आते हैं औरंगी टाउन। और अच्छा, आपने अपने इंट्रो में जो आखिरी बात की वो सबसे अहम बात है, वो ये कि वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं, उसके बाद भी होते रहे। इवन कैजुअलिटीज़ की तादाद भी बहुत ज़्यादा रही है बाद के वाक़यात में, लेकिन ये वो वाक़या है जिसने
इस शहर के की डेमोग्राफी को, इसकी पॉलिटिक्स को और इसकी जो सोशो इकोनॉमिक जो इसका पर्सपेक्टिव है सारे शहर का, उसको सेट किया एक तरह से, उसको रीसेट किया, उसको शेप अप किया नए तरीके से। और आजकल बहुत सारे मामला जो हमें दरपेश होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो, यकीन कीजिए ट्रैफिक भी इन्वॉल्व है उसमें, चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो, चाहे वो डंपर को जलाने का वाकया हो, चाहे एक्सीडेंट्स में किसी बच्चे या बूढ़े या जवान या औरत के मरने का वाकया हो, डंपर जलाने का वाकया हो, उसमें कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन इसी वाकये से जुड़ा हुआ है। सीरियसली इतना मतलब करीबी जी ताल्लुक जी, है। ये वो वाकया है कि जिसके बाद अर्बन बेस्ड ऑल पावरफुल एमक्यूएम को फ्लरिश करने का मौका मिला। ये वो वाकया है जिसकी वजह से शहर कराची में एथनिक डिवाइड जो है वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और ये वो वाकया है जिसकी वजह से इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को भी कोई भी बड़ा फैसला करते हुए कराची के हालात को मद्देनजर रखना पड़ता था। इस वाकये के बाद से लेके। अच्छा ये बताइए कि ये जो कस्बा अलीगढ़ है, आपने तो खैर बहुत मुझे अच्छी एक पिक्चर खींची है, हम उस पर बात करेंगे और डेफिनेटली हमारे नाज़रीन को हम बताएंगे कि ये तमाम तर ये जो आपने रुख बताए हैं ये कैसे इस वाकये से इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कस्बा अलीगढ़ की जो मसाकर है और या उसके बारे में हम बताते हैं कि ये ऐसा बड़ा सानिया हुआ कराची में, ये कौन लोग थे, क्या हुआ उनके साथ, उसकी तफसीलात कुछ बयान करें। ये इलाके क्या थे, इनकी माशरती साख्त क्या थी? देखिए एक बड़ी डिटेल है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं इसको ब्रीफली बयान कर सकूं। सोराबकोट एक ऐसा इलाका था जहाँ पर शहर के बहुत सारे नौजवान, खासतौर पे खवातीन वहाँ की मार्केट में अक्सर नजर आती थी, क्योंकि वहाँ पर स्मगल्ड क्लॉथ्स खासतौर पे, अच्छा, पार्चा जात बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। और अगर आपने 1970s की, 74, 75, 76 की पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं, उसमें जो हेरोइन होती थी खासतौर पे बाबरा शरीफ, और जिनका ताल्लुक खासतौर पे कराची से हुआ करता था या कराची से कनेक्टेड थी, उनके भी आप लिबास देखेंगी तो जो उस वक्त जो ओल्ड टाइमर्स हैं, जिनको पता है, जो कनेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पे खवातीन जो उस दौर में फैशन करती थी, उनको पता है कि वो पैटर्न जो फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं, खासतौर पे जिन अदाकारों का मैं नाम ले रहा हूँ, वो सारे पैटर्न्स अवेलेबल थे सिर्फ सोराबकोट में। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट स्टफ होता था और वो सिर्फ वहाँ अवेलेबल होता था, और वहाँ कराची भर की खवातीन वहाँ भरी रहती थी। तो एज सच वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई इस हवाले से कि वहाँ स्मगल्ड आइटम्स क्यों मिलते हैं। जैसे पेशावर के करीब एक लंडी कोतल था, वो ये लंडी कोतल ही कहलाता था तकरीबन। अच्छा, इसी तरह एक नॉर्थ नाजिमाबाद है इलाका, वहाँ पर एक लंडी कोतल हुआ करता था छोटा सा, वहाँ भी यही सिचुएशन थी, कटलरी का सामान मिलता था। तो कटिंग इट शॉर्ट नाउ, उसके बाद वहाँ पर जब अफगान वॉर शुरू हुई है, तो कुछ मुजाहिदीन तो हमने तैयार किए थे रूसियों से लड़ने के लिए। सही। और एक जो बड़ी मुकद्दस जंग थी जो हमने अमरीकियों की सरबराही में लड़ी थी इस्लाम की हिफाजत के लिए। तो वो उस जंग में जो लोग भाग कर आए वहाँ से, जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे उस जंग में, या जो लोग वहाँ उस जंग से परेशान थे उस इलाके के अफगान एरियाज में और कुछ बॉर्डर एरियाज पाकिस्तानी, वो वहाँ पर आके रहना शुरू हो गए। वो वहाँ के रहना शुरू हो गए जहाँ पर ये सोराबकोट था जिसका मैंने जिक्र किया है। यहाँ पर उससे पहले अक्का खेल ट्राइब के लोग रह रहे थे। अक्का खेल पश्तूनों का एक ट्राइब है, बड़े पीसफुल, बहुत तरीके से रहने वाले लोग हैं और बहुत पुरअमन तरीके से उनकी एजुकेशन वहाँ हो रही थी, उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था वहाँ पे, उनके खदोखाल बदल रहे थे। वो एक उसी जगह की बात कर रहे हैं जिसका आज करंट हम हाल देख रहे हैं। जी, मोड ऑफ प्रोडक्शन उनका चेंज हो रहा था। वो कबायली कल्चर से निकलकर अर्बन इंडस्ट्रियल कल्चर में बातें लग रही है सुन के। हाँ, आ रहे थे, लेकिन अचानक आपने उसमें इंटरफेयर किया। आप समझते हैं ना मैं आप किसको कह रहा हूँ। उन्होंने इंटरफेयर किया और एक ऑपरेशन क्लीन अप का ऐलान हुआ। ऑपरेशन क्लीन अप बिल्कुल होना चाहिए था क्योंकि वो ड्रग पैडलर्स की भी आमाजगा बन गया था। अच्छा। जो कि तादाद में बहुत थोड़े से थे, यानी आका खेल कबीले के लोग मेजॉरिटी में, मुझे नहीं पता कितने हजारों में, वो चंद थे, शायद चंद 100 होंगे, 1000-2000 होंगे। लेकिन उसकी वजह से कहा जाता है, उस वक्त जो रिपोर्ट्स आती थी, उस वक्त जो जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की,
जिसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी शामिल है, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल है, बकौल उनके कि वहाँ पर कुछ ड्रग पैडलर्स, कुछ गन रनर्स और इसी तरह के क्राइम में मुलविस बहुत सारे लोग, फिर आपको पता है पॉपी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई थी, खशखाश की काश्त, और फिर इन तमाम जराइम से कनेक्टेड कुछ लोग वहाँ पर माइनॉरिटी में वहाँ रह रहे थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से, राइट एट द टाइम व्हेन MKM was emerging in the urban areas of Sindh, especially Karachi and Hyderabad secondly. लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस वक्त इतनी मिल नहीं रही थी, तो ये भी शक किया गया कि शायद ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर किया गया है या अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट में किया गया, उनकी डिमांड पे किया गया। लेकिन मैंने जो 30 साल बाद इन्वेस्टिगेशन की इस वाक़े की 2014 में, जी जी, तो हर चीज़ मैंने कोशिश की उसको नए सिरे से फैक्ट्स तक पहुंचूं, तो जितना मेरे बस में था मैंने उसमें किया। तो मालूम ये हुआ कि अल्ताफ हुसैन समेत बहुत सारे, यानी तमाम एलिमेंट से बात छुपाई गई थी। खास अच्छा, उस वक्त के जो कमिश्नर थे सरदार अहमद साहब, जो बाद में बहुत सालों के बाद MKM जिन्होंने ज्वाइन की और बाद में वो अलहदा भी हो गए MKM लंदन से, तो उनसे मैं मिला, वो अपॉइंटमेंट नहीं दिया। जब उनको मौजू का पता चला तो उन्होंने कोशिश की कि मैं उनसे ना मिलूं, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ गया। वो रिपोर्टिंग दौर की मेरी जो स्किल्स थी वो काम आ गई, तो उन्होंने मुझे जो कुछ चीरा बातें बताई उसमें ये था, और एकदम उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया। और एक दूसरी सोर्सेज ने भी कि MKM समेत किसी को ये बताया नहीं गया था। अब किस पॉलिटिकल पार्टी या किस इदारे की इंटेलिजेंस कितनी तेज थी कि उनको पता चला या नहीं पता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उसूली तौर पर ये चीज़ें छुपाई गई थी। और ये ऑपरेशन टारगेटेड था खास तौर पे उन एलिमेंट्स की तरफ से जो यहाँ पर ड्रग पैडलिंग कर रहे थे, गन रनिंग कर रहे थे और दीगर क्राइम में मुलविस थे। जब वो लोग वहां से, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो वो वहां से भाग गए, भाग गए। मतलब पाकिस्तान को ही छोड़ के भाग गए? वो उस इलाके में इंटरनली डिस्प्लेस। हाँ, उस इलाके से निकल गए वो। और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो सिर्फ वहाँ के जो मुकामी, जो वहाँ जो रह रहे थे मासूम रेजिडेंट्स जो थे, अक्का खेल, मोस्टली अक्का खेल कबीले के जो लोग थे, उनको टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक छीना झपटी की गई, घरों में घुस के बदतमीजी की गई, कीमती ऑर्नामेंट्स छीने गए, और ये कार्रवाई पुलिस के जरिए हो रही थी। तो उस वक्त बड़े इल्जाम आए कि पुलिस एहलकारों ने घरों में घुस के जो कुछ किया है वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, उसकी एक डिटेल है पूरी। मैं उतनी डिटेल अपने आर्टिकल में भी नहीं लिख सका, इतनी डिटेल्स थी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें। फिर ये कहा जाता है कि उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन जो कस्बा अलीगढ़ को रिवेंज के तौर पर, इंतकामी तौर पे निशाना बनाया गया। उसकी वजह है कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो आज भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बिल्कुल मतलब बूढ़े भी नहीं हैं, वो ये कह रहे थे, वो चीखते फिर रहे थे, जो हमलावर थे वो चीखते फिर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हुआ है तो हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो रूट कॉज इसका वहां से शुरू हुआ था। हाँ, अब वो कौन लोग थे? वहां से भागे हुए लोग जो रात भर दिन भर कहीं छुपे रहे और फिर उन्होंने वहां गुस्से में जाके भागने से पहले अपना बोरिया बिस्तरा मुकम्मल तौर पर लपेटने से पहले वहां पर एक वारदात कर दी कि हमें तो भागना है। या फिर कोई और लोग थे या उनके कुछ अकम्प्लिसेस थे, वो कौन थे ये किसी को पता नहीं चल सकता। अपेरेंटली जो आई विटनेसेस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अभी भी मौजूद हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कि हुलिये से वो पख्तून थे, हुलिये से पख्तून थे। और कमिश्नर साहब जो थे मोहतरम सरदार अहमद साहब, वो अभी भी ये कहते हैं कि वो अफगान नहीं थे, वो लोकल पश्तून्स थे। अच्छा। लेकिन इसके बारे में आप यकीनी तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने और आपने वो आंखों से नहीं देखा। दूसरे के देखें, चाहे पख्तून हो हमलावर, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, कोई भी हो, वो तो अपने मकसद से वहां आया होगा। तो ये बात मैटर नहीं करती है कि वो एथनिकली, कहीं कहीं ये बात मैटर करती है कि किसका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, लेकिन इस केस में ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन क्लीन अप के रिटेलिएशन में अगर ये हुआ है तो फिर किसने किया था। 30 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आप यकीन नहीं करेंगी कि हासिल कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन लोग थे। अच्छा सर, अभी जैसे आपने जिक्र किया, तो ये जो कस्बा अलीगढ़ है, जो यहाँ पर रिवेंज लिया गया, और ये सानिया भी हमने देखा कि इतनी मासूम जाने जो है लुकमा अजल बन गई है एकदम से। आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड हमें बताया कि एक रीजन था, क्योंकि ये वाला वाकया पहले हुआ और उसके बाद फिर ये जो है एज अ
आउटकम हमने देखा. Again, I will repeat the question. Who were those people exactly in those areas? Residents? Yes. Residents. The people who got suffered in that. Okay. अलीगढ़ कॉलोनी और जो कस्बा कॉलोनी है, यहाँ पर उस वक्त से लेकर अब तक भी उर्दू स्पीकिंग वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं. अच्छा. अब जब मैंने उसको रिविजिट किया 30 साल के बाद, तो जरा सी कहानी बदल गई है. डेमोग्राफिक उनके घर बेहतर हो गए. अच्छा. उनके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख गए. उनकी लड़कियां जो पहले घरेलू काम करती थी वो बाहर जाके पढ़ भी रही हैं और काम भी कर रही हैं. लेकिन आई मीन बाय एंड लार्ज दे बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास. दे बिलोंग टू वर्किंग क्लास. ओके. तो मजदूर, स्किल्ड लेबर, और अब वो बच्चे आगे तरक्की करेंगे वो एक अलग बात है इंशाल्लाह. लेकिन ये उर्दू स्पीकिंग लोकेलिटीज हैं और बेइंतहा गरीब, बेइंतहा उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, बेइंतहा गरीब, बेइंतहा निहत्ते. तो मेरी इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल ये भी था जो मैंने कई लोगों से किया कि अच्छा उसका भी रिटेलिएशन हुआ. अलीगढ़ और कस्बा पे जब अटैक हो गया उसके दूसरे दिन, मैं तो खुद आई विटनेस हूँ, मतलब बाकी जो इन्वेस्टिगेशन मैंने की बाद में वो तो एक अलग कहानी है. 30 साल बाद मैंने जो अपनी आंखों से अपने शहर में देखा, दैट वाज डिजास्टरस. जिस तरीके से हर उस शक्ल के बंदे को पकड़ के मारा जा रहा था जिसकी शक्ल और सूरत पख्तूनों से मिलती जुलती थी या वो पख्तून था. मैंने सामने जो है उर्दू स्पीकिंग लड़कों को हाथ जोड़ते हुए देखा कि मैं पख्तून नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली से ज्यादा. मतलब सबूत देना पड़ रहा था. तो जिस तरीके से फिर ये सेकंड रिटेलिएशन था. पहले ऑपरेशन क्लीन अप का रिटेलिएशन, कस्बा अलीगढ़ मैसेकर, और फिर कस्बा अलीगढ़ मैसेकर का रिटेलिएशन ये राइट्स हुए. और वो भी बहुत खौफनाक था. 2 से 3 दिन जारी रहा. अच्छा, ये एग्जैक्टली जो ये मुसल्लह अफराद थे दाखिल हुए, आपने जिक्र किया कि इतने खौफनाक मामलात हुए, थोड़ा सा समराइज करके हमें बताएंगे? क्योंकि हम जब सुनते हैं कराची की हिस्ट्री तो हमें या तो 92 का ऑपरेशन याद दिलाया जाता है, या हमें याद दिलाया जाता है कि वो जब सर सैयद कॉलेज की एक खातून थी जिनका बस से एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद लसानी फसादात जो थे वो कराची में फूटना शुरू हुए. उसके बाद ये राइट्स हुए. उससे पहले आई डोंट थिंक सो कि हमने इसको इतना डिटेल में जितना आपने इस पे काम किया है, या कोई इस पे बात भी नहीं करता, मतलब दबा दिया जाता है. बहुत से लोगों ने काम किया है, बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज की है. हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? मेरा ख्याल है हाईलाइट हुआ है. मेरा ख्याल है कि लेकिन अभी जैसे मैंने जिन वाकयात का जिक्र किया, हम कराची की सियासत में देखते हैं 92 का ऑपरेशन, 12 मई का वाकया, और फिर बेनजीर साहिबा का जो शहादत हुई, उसके बाद के जो मामला. देखिए, व्हेन इट कम्स टू बुशरा ज़ैदीज़ इंसिडेंट, दैट वाज द टॉक ऑफ द टाउन. या एग्जैक्टली. सो दैट वाज द, आज भी आप किसी 25 साल के नौजवान से लेकर 75 साल के किसी शख्स से पूछ रहे हैं बुशरा ज़ैदी, तो वो आपको कुछ ना कुछ बता जरूर देगा. हाँ. जो ठीक होगा. ये स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं वो. जी. अच्छा, ये सारे वो हादसात हैं जो that have worked as catalyst. Okay. कैटलिस्टिक रोल प्ले किया इन्होंने. मतलब कराची has witnessed it before. हाँ, मतलब 1964 में भी उर्दू स्पीकिंग पश्तून झगड़े हुए थे. 1965 में अयूब खान ने कराए थे. अयूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना को से जीतना चाहते थे धांधली के जरिए, और वो धांधली के जरिए जीते, और इसके खातिर उनको शहर में बर्बादी चाहिए थी जहाँ से फातिमा जिन्ना बहुत बड़े मार्जिन से जीत सकती थी. तो उन्होंने कराची में फसादात कराया. और मजे इंटरेस्टिंग बात ये खासतौर पे नाज़रीन के लिए कि अयूब खान वाज नॉट पश्तो स्पीकिंग पर्सन, लेकिन उन्होंने ये कार्ड इस्तेमाल किया और पश्तून वोट चाहिए थे तो उन्होंने पश्तून उर्दू स्पीकिंग कार्ड इस्तेमाल किया. और उस वक्त भी बड़े बुरे फसादात हुए और दोनों तरफ से लोगों ने बड़ी गलतियां की और दोनों तरफ से बड़े मासूम लोगों को निशाना बनाया गया. तो ये लेगेसी है. देखें, ये अचानक कुछ नहीं हुआ था, ये पहले से चल रहा था. फिर ये आता है 1985 में, 86, 1985, 1986, फिर बुशरा ज़ैदी का वाक़या होता है. तो ये रियासती जो इदारे हैं उस वक्त उनका रद्द अमल क्या था इस पूरे साने को लेकर कि इतना हमने एक बड़ा एक्शन लिया सोराबकोट के इलाकों में, उसके बाद फिर उसका रद्द अमल ये आया? रियासी इदारों का रद्द अमल बराह रास्त तो आप कभी जज ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते. उसकी उस वक्त की क़यादत तो पसे पर्दा काम करते हैं. मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का फलां इदारा क्या चाह रहा है. मैं पीटीवी देख के बता सकता हूँ. मैं कुछ खास किस्म के अखबारात, कुछ खास किस्म के एनालिस्ट
कुछ सुन के बता सकता हूँ हम्म। कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, क्या चाहती है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हम्म। जो पावरफुल हैं या कभी कभी होती हैं, हम्म। कभी कभी नहीं होती, वो क्या आपको सुन चाहती के क्या लगेगा? आप किसका हैं? देखिए आप किसके दिल का हाल सुनाएंगे? देखिए अब तो शायद इतने लोग नाराज नहीं होते हैं मुझसे, अच्छा। लेकिन खुदा का शुक्र है मेरे ताल्लुकात हमेशा ही ठीक ही रहे। ठीक बात करने की कोशिश करता ऐसा हूँ। वक्त तो नहीं आया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आपका? वो सॉफ्टवेयर मेरे अंदर खुद एक ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं खुद ही उसको ठीक करता रहता हूँ। अच्छा, सेल्फ अपडेशन है। ये है कि ठीक बात करें, ज्यादा जोश में ना करें, तरीके से चीजों को रखें, और अगर कभी कोई एतराज हो, कभी कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश करे तो आप कह दें हाँ भाई आप ठीक कर रहे हैं, चलो मैं देखता हूँ अगली बार। तो बहरहाल इतना स्पेसिफिक तो मैं आपको डिटेल्स मतलब मेरे पास नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन देखें एस्टैब्लिशमेंट का एक तो बड़ा क्लियर कट स्टांस था कि एमक्यूएम को सपोर्ट किया जाए। और अच्छा। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई साजिश हो रही थी, उसमें साजिश जो थी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। देखें पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा रहा है, पीपल्स पार्टी हमेशा खलती रही है एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है जी। मैं पीपल्स पार्टी को अब सपोर्ट नहीं करता, अब सपोर्ट नहीं करता। पहले भी एक लिबरल के तौर पे मेरा अजीम अहमद तारिक मरूम ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कोर्ट ना करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बस। तो मैं भी इस पर बिलीव करता था और करता हूँ, लेकिन अब जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि सूबाई लेवल पे तो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को 100% एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सिंध के लेवल पे। अब आप देख रहे हैं मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के वो आ रहे हैं सामने नताइज दुनिया भर में। मोदी को देख लें आप, एब्सोल्युटली वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि मेजॉरिटी ने मुझे जिताना है, जिसकी ऐसी तैसी करनी है कर लो, ठीक है। पुतिन को आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में चेंज होता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प को देख रहे हैं, तो ये अजीब और गरीब लोग आए हैं मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के कॉन्फिडेंस पर। तो मेजॉरिटी उनको वोट देती है और उनको ये भी पता है कि आइंदा भी देगी, नेक्स्ट इलेक्शन में तो दे ही देगी, और शायद हो सकता है अगले वाले में भी। तो करो जो करना है। तो लेकिन सॉरी टू कट यू, मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि ज्यादातर साजिशें जो होती रही सियासी लेवल पे, सियासी पार्टीज के लेवल पे, और मुझे लगता है नॉट द होल एस्टैब्लिशमेंट बट अ सेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को अर्बन सिंध में आने से रोको। सो देयर वाज अ मतलब एक सियासी पहलू था इस साने का, जी जो हुआ है। ऐसा लगता है कि देखें मैं बजाय इसके कि खुद कोई तजिया पेश करूं, मैं यहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कोट कर देता हूँ। उन्होंने एक जगह सवाल पूछने पर बड़ा क्लियर कट का, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से उनको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, उन्होंने किसी के सवाल पर सोचा और कहा कि हमें ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को कराची में खास तौर पे और अर्बन सिंध में पॉपुलर होने से रोकने के लिए हमें किसी हद तक थोड़ी बहुत खुली छुट्टी दी गई। अच्छा। एक खास दौर में, तो हो सकता है ये खास दौर वही दौर बुशरा जैदी वाला, कस्बा वाला, और ये खास दौर मुख्तसर सा ना हो। काफी अदवार आए डॉक्टर साहब ने तो मुख्तसर सा कहा, लेकिन मुझे लगता है शायद मुख्तसर ना हो। अच्छा, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पे आपने इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, कितने लोग जाबाक हुए और उसमें हुकूमत जो उस वक्त थी उसका क्या मौक़िफ़ था? अच्छा, ऐसा होता है, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की हुई थी न्यूज़ अखबार के लिए 3 साल, तो मुझे ये तो पता है कि जब कैजुअलिटीज होती हैं, मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, और उस वक्त तो लगता था पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा ही नहीं। जब लाशें पड़ी होती हैं तो लग रहा होता है कि 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग मर गए, लेकिन होता क्या है कि उनमें से ज्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं उमूमन जो होता है। और हरकतुल अंसार के कैंप पे जब फायरिंग हुई है तो मैं फौरन पहुंचा हूँ, तो जिस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 35, 40, 45 कैजुअल। और मैंने अपने फोन करके उस वक्त अखबार में हम रिपोर्ट करते रहते थे, अपडेट करते रहते थे अपने सीनियर्स को। तो लेकिन हुआ क्या कि 11 से 12 लोग हलाक हुए थे उसमें। इसी तरह ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी थी अलीगढ़ और कस्बे की, उसका तो कोई दूसरी राय है नहीं उसमें, लेकिन जो कैजुअलिटीज बताई गई उस वक्त 150 लोग या 200 लोग या 400 लोग, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं था। और वहाँ के रेजिडेंट्स अब भी ये कहते हैं कि जो वहाँ रहते थे, मैं उनसे मिला हूँ, उनमें से 1-2 लोग जर्नलिस्ट हैं इस वक्त। अच्छा। जो वहाँ रहते थे और जिन्होंने सारा हमला होते हुए देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को छुपाए या खुद छुप गए, उनमें से 1-2 लोग इस वक्त जर्नलिस्ट हैं। तो उन लोगों ने भी बताया कि कैजुअलिटीज इतनी नहीं हुई थी जितनी बताई गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि शायद 40, 45, 50 लोग हलाक हुए थे, लेकिन उसमें So why it was created like कि बड़ा कोई मतलब
व्हाट डू यू हाई थिंक, क्या इम्पैक्ट 40 45 50 लोगों का नहीं मरना कोई आप मामूली बात तो नहीं है? ने जैसे हमें बताई पूरी कहानी, उसमें जिस तरह टेक शोर मी होल रॉन्ग, हुआ, हाँ जिस एग्जैक्टली, तरह शोर होल हम्म हुआ, जिस तरह धमाके हुए, हम्म खास किस्म के केमिकल्स फेंके जा रहे थे जो हम्म पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं था कि ये है क्या, घरों में फेंके जा रहे थे जिससे आग लग जाती। अच्छा, ये फर्स्ट और टाइम भी यूज हुआ है? उनके पास नाइफ्स थे, डैगर्स थे, गन्स थी, सब मशीन गन्स थी, क्लैशनकोफ थी उनके पास, सब कुछ था। और जिस तरीके से उनका बस चल रहा था उस तरीके से मार रहे थे। वो जो विक्टिम्स थे टोटल इंतहाई गरीब और बिल्कुल निहत्थे, दे हैड नथिंग टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो उन्होंने वन साइडेड एक फाइट थी और उन्होंने मारा, औरतों को भी मारा, रिपोर्ट्स हैं कि मैन हैंडल भी किया, मिसट्रीट भी किया। इससे भी ज्यादा खबरें आई थी शुरू में, लेकिन जो दोबारा मैंने इन्वेस्टिगेट की तो उसमें बहुत ज्यादा कोई माल ट्रीटमेंट की या अब्यूसिव सलूक की डायरेक्ट एविडेंस मुझे नहीं मिली, लेकिन ये कहा जाता रहा कि ये भी हुआ। और बच्चों को मारा गया, कैजुअलिटीज जो थी उसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, यंग लड़कियां शामिल थी, यंग लड़के, बूढ़े, बच्चे, इनडिस्क्रिमिनेट। अच्छा, ये जो एनी शाहिदीन है, मुतासरा खानदान, आपने कहा कि आपने उनकी कहानियां भी सुनी है, क्या हमने बतौर माशरा उनके जख्मों को क्या सिर्फ दबाया है, क्या कोई इस्लाह भी की है या भुला दिया है? नहीं जी, इस पे तो मैं बड़ा वोकल रहा हूँ, लिखने में भी और बोलने में भी। मुझे एक बार बुलाने के बाद उमूमन दूसरी बार नहीं बुलाया जाता मेरे खिलाफ। अल्लाह ना करे ऐसा, ऐसी सूरत हाल हमारे साथ पेश है। वो ये कि देखें, हमने शायद हमारी जीन्स में माजी से सीखना है ही नहीं, हमारी जीन्स में किताब से सीखना है ही नहीं, हमारी जीन्स में पड़ोस से सीखना है ही नहीं, सराउंडिंग से सीखना है ही नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत पावरफुल मुल्क है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, वो छोटी मोटी गलतियां करके भुगतता है, हम उससे नहीं सीखते। अफगानिस्तान ने अपने ट्राइबल सिस्टम को हमेशा से जज्बाती लेवल पे भी और एग्रेशन के लेवल पे भी डिफेंड किया। वो क्या क्या भुगत रहा है उससे हमने नहीं सीखा। एक आध मुल्कों ने तरक्की की, चीन दुनिया की बड़ी पावर है, सिविलाइज्ड मुल्क है, उससे हम कुछ नहीं सीखते। ईरान को मैं बहुत बेहतर मुल्क समझता हूँ, पॉलिटिकली काफी बेहतर मुल्क है। वो अलग बात है कि वहां पर भी इंतहा पसंद लीडरशिप का एक इशू रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकली उनके स्टैंड ठीक होते हैं, इंटरनेशनल भी इंटरनली भी। तो उसके अलावा उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, सोसाइटी हमसे बेहतर है, वो सीखते हैं, ये सब लोग सीखते हैं। ईरान आइसोलेशन में रहने के बावजूद भी दुनिया से सीखता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से सीख लेता है कि पाकिस्तान ने ये किया था तो हमने नहीं करना, लेकिन हम लोगों ने कभी कुछ नहीं सीखा। हम लोग आज तक हमारी गलतियों को केस स्टडी बना के लोग पढ़ते हैं। देखिए, इतनी बड़ी, बिल्कुल हमारे और हमारे दरमियान और हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान इतनी बड़ी तवील बाउंड्री लाइन, उसका हम आज तक डिफाइन ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, यानी नॉर्थ टू साउथ, सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन की वजह से कितने कितने मसाइल हुए पाकिस्तान को। मैं वही समझ नहीं आ रहा, आपने बड़ी अच्छी तमहीद बांधी थी और ऐसा लग रहा है कि आप माजी की बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन भी सोहराब गोट की अब वही है, उसी चीजों से हम, जो ऑपरेशन क्लीन अप उस वक्त हुआ था, बस वो आका खेलवा जो शराफत से रह रहे थे वो लोग, उनको हटा के 40 मील दूर ले गए, और जिनको बसाया गया उसके बाद वो तो चेंज होते रहते हैं। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल होती है ना, ठीक है, जब 90s में तालिबान आए थे तो इस इलाके में, अलासिफ स्क्वायर में और आसपास के इलाके में कोई और लोग रह रहे थे। फिर जब तालिबान को हटाया गया, मुशर्रफ साहब के दौर में, जब यूएसए ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया, वही मैं कह रही थी, तो वहां पर कोई और लोग आ गए, वो पर्शियन स्पीकिंग लोग आ गए वहां पर, ठीक है जी। फिर उसके बाद मजीद जो तब्दीलियां, फिर वहां के रेजिडेंट चेंज हो गए। ये वो रेजिडेंट है, ये अलासिफ स्क्वायर, सोहराबगढ़ और आसपास का इलाका, ये कराची शहर का वो नेबरहुड है जहाँ के हालात डायरेक्टली अफगानिस्तान के हालात से असर लेते हैं। एग्जैक्टली, सेटलर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं वहां पे मिला हुआ है। अच्छा सर, कमिंग बैक टू अगेन कस्बा अलीगढ़ और औरंगी टाउन, आज का जो करंट सूरत हाल है, ये इलाके, क्या कुछ बाकियात हैं वहां पर? वहां के लोग अभी भी उसी तरीके से रह रहे हैं या मुल्क छोड़ के चले गए हैं? जैसे अभी एक हम देख रहे हैं कि बड़ी वेव है, खासतौर पर कराची में उर्दू स्पीकिंग जो है
वो हमें अब ज्यादा नजर नहीं आती एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज अगर हम देखें तो. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, इसमें ये कि देखें, माइग्रेशन है तो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है. दुनिया में कहीं पर भी जो तरक्की याफ्ता इलाके होते हैं, लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं. मैं यहाँ पर लेनिन को कोट करूंगा कि जब मॉस्को में आबादी बढ़ने लगी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, जब सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद 1921 में आई थी शायद, तो जब हालात बेहतर होने लगे, मॉस्को जब बहुत तरक्की करने लगा, तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आने लगे, तो मॉस्को की सिचुएशन ख़राब होने लगी. तो शायद किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, या जो उनकी जो पॉलिट ब्यूरो टाइप की जो होती थी मीटिंग्स, उसमें कोई ये एजेंडा रखा गया. तो लेनिन ने उस पर ये कहा था कि अगर आप आनी दीवार भी खड़ी कर दें मॉस्को के, तो ज़रूरतमंद उस आनी दीवार में छेद करके वहाँ पहुँच जाएगा. सही. तो कोई वीज़ा, कोई परमिट, खैर ये तो ज़ाहिर है विद इन कंट्री हम बात कर रहे हैं, तो माइग्रेशन ना रोकी जा सकती है, ना रोकी जानी चाहिए. आपको करना ये चाहिए कि आप यूनिफॉर्मिटी के साथ तमाम एरियाज को इंसाफ के साथ डेवलप करें. तो कराची, अब कराची की जो मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जो कराची की अपनी जो पर कैपिटा इनकम है, या एक आदमी की जो एवरेज इनकम है, वो पाकिस्तान के तमाम शहरों के मुकाबले में 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स ज्यादा है. इस्लामाबाद, पिंडी से ज्यादा है, और दुगनी तिगनी नहीं है, कई गुना ज्यादा है. लेकिन टैक्स भी उतना ही दे देता है सर. टैक्स देता है. टैक्स तनख्वाहदार तबका देता है, इसमें कोई शक नहीं है. और कराची के लोग ज़ाहिर तनख्वाहदार हैं, तो वो उनका टैक्स ये रोक ही नहीं सकते, ये बचा ही नहीं सकते अपना टैक्स. अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि करंट सिचुएशन जो है इन इलाकों की, डेवलपमेंट वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, क्या है, क्या सिचुएशन है वहाँ? सॉरी, मैं ये पार्ट मिस कर गया था. देखें, कम्युनिटी ने अपने तौर पे काफ़ी तरक्की की है. आप अगर स्पेसिफिकली अलीगढ़ और कस्बा की बात करें, या आसपास पीराबाद का इलाका, या औरंगी टाउन का इलाका, मंगो पीर की तरफ, जो पहाड़ी के उस तरफ का इलाका वेस्ट का, उसमें लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने, लेड बाय उर्दू स्पीकिंग पीपल, लेकिन और भी कम्युनिटीज़ रहती हैं वहाँ पे. पख्तून रहते हैं वहाँ, बलोच रहते हैं, सिंधी रहते हैं वहाँ पे, और भी कच्ची दूसरी आबादियाँ भी हैं आगे की तरफ. अब एक मिक्स नजर आता है. तो उसमें कम्युनिटी ने अपने तौर पे तो तरक्की की है. यानी उस दौर में जो लोग सिर्फ मजदूरी करते थे, आम सी मजदूरी, अब इतना ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि वो लोग स्किल्ड लेबर हैं, या दफातर में काम कर रहे हैं, या फिर उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल करके बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में. तो उनके जो मोहल्लों, गली कूचों के खदोखाल बदल गए, काफ़ी बेहतर हैं पहले के मुकाबले में. सिर्फ वो पार्ट बहुत बुरा है जो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, यानी सड़क नहीं होती है वहाँ. लेकिन कम्युनिटी के अपने हाथ में जो कुछ है, उनका घर, उनका मेन गेट, और उनके फर्श, उनके चबूतरे, वो तो ठीक है. लेकिन जहाँ से हुकूमत का काम शुरू होता है, या सूबाई हुकूमत का, या बल्दिया का, तो वो तो नालायकी बिल्कुल साफ नजर आती है. तो उसका विक्टिम, जी, यहाँ तो हुकूमत और जिम्मेदारों ने इंसाफ किया है. ये जाती सर के साथ किया उन्होंने. अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी की कोई हमें तकसीम की लहर नजर नहीं आती. अच्छा, इस वाकये के बारे में आपने बहुत तफसील से हमें बताया, और मैं, और खास तौर पे अभी हमारी जैसे जेनजी जनरेशन है, इवन मिलेनियल्स जो हैं, नहीं जानते, क्योंकि अभी जैसे मैं बार बार कर रही थी बात के, कुछ ऐसे वाकयात हैं जिनको लगता है कि ये तकसीम या एथनिक जो वायलेंस है वो यहाँ से शुरू हुई है. लेकिन जब ये सानिया हो गया, तो डू यू थिंक दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएट, कह सकते हैं कि तकसीम की लकीर यहाँ से कराची शहर में शुरू हुई? अलीगढ़ कस्बा से नहीं जी, बहुत पहले से हो चुकी थी. अच्छा, वो जो आप जिक्र कर रहे हैं 1964 में, जो 1965 के इलेक्शंस में, इस वाकये ने हवा जरूर दी. मैं साफ कह रहा हूँ, अयूब खान और अयूब खान के सपोर्टर्स ने पख्तून और महाजरों को लड़वाया था. उसमें बहुत कैजुअलिटीज हुई, खासतौर पे मलीर का इलाका, लियाकताबाद का इलाका. मलीर के इलाकों में बहुत कैजुअलिटीज हुई दोनों तरफ से. लियाकताबाद के बारे में वली खान कहते हैं कि एक ट्रक गायब हुआ था जिसका आज तक पता नहीं चला. वली खान साहब वली खान और उनके वालिद का पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता. वो एक जिम्मेदार आदमी.
आई एम नॉट, ऑफ कोर्स मैं बुनियादी तौर पे खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मैं पख्तून या पख्तून नेशनलिस्टों को सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। उर्दू स्पीकिंग कैजुअलिटीज हुई क्योंकि पहले एग्रेशन का निशाना वही बने, रिटेलिएशन में जो वाकयात हुए उसमें मैंने वली खान साहब को कोट किया। तो इतने जिम्मेदार लोग जब बता रहे हैं, और आप किसी भी वेटरन जर्नलिस्ट के पास बैठें कभी जो डबल टाइमर्स, तो आपको बताएंगे उस वक्त नहीं, आप सही कह रहे हैं। 1989 में सिंधियों और उर्दू स्पीकिंग लोगों का झगड़ा हुआ, हैदराबाद से शुरू हुआ, हैदराबाद कारनेज के हिसाब पर 4-6 जगहों पर फायरिंग हुई, वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोकेलिटीज में 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये जो शक होता है कभी कभी कि ये किसी ने करवाया है, किसी ताकतवर एलिमेंट ने करवाया है, वो इस तरह होता है कि मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है। तो स्पेशल कोर्ट में एक बार किसी ने बयान देते हुए बताया कि ये जो शायद रजब अली लगारी थे मेन एक्यूज्ड इसमें, अच्छा, हैदराबाद कारनेज केस में, सही, अगर रजब अली लगारी साहब नहीं थे तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल है वही थे मुलजिम। उनको एक ही वक्त में 3 से 4 जगह फायरिंग करते हुए दिखाया, एक ही वक्त में, मिनट्स का फर्क भी नहीं है, जबकि फासला बहुत है उन एरियाज में। तो अगर आप ऐसे प्रोसिक्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कातिल अगर खुद भी आ जाए आपके सामने कि मुझे हथकड़ी डालो, मुझे फांसी दो, तो आपके पेपर इस काबिल नहीं होंगे कि आप उसको फांसी पे चढ़ा दो। दूसरे के इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की तरह जीरो है और बड़े चेंज होते जाते हैं इसमें। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 1947 से पहले मेरा ख्याल है शायद 1500-2000 साल में 47 तक इन्वेस्टिगेशन के जरिए कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। बहुत बड़ा क्लेम है, हो सकता है गलत निकले, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने जो कुछ जितना स्टडी किया है, देखें किसी ने किसी को मारा, कत्ल किया और वो चुंगी नाके पे पकड़ा गया किसी और केस में, वो एक अलग बात, अच्छा, रंगे हाथों पकड़ा गया, वो एक अलग बात, ठीक है, लेकिन एक केस हुआ, कार्रवाई जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर मुझे लगता है कि पिछले 2000 साल में कोई आदमी नहीं पकड़ा गया, 47 तक। 47 के बाद भी देख लें आप, लियाकत अली खान का कोई आदमी पकड़ा गया, फिर एकदम जंप करते हैं बेनज़ीर के कत्ल के फौरन बाद उनके शौहर हजरत की गवर्नमेंट आ गई थी। आज ही मैं ये बात किसी से और बहुत कुछ उनके हाथ में था, हाँ, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इंसाफ नहीं दिलाने में वो भी नाकाम रहे। अच्छा, अगर रियासत, पुलिस और मीडिया उस वक्त की बात की जाए, तो आप उनके तमाम के रोल्स को किस तरीके से देखते हैं? अगर हमें शॉर्टली बताएं। अलीगढ़ कस्बा के दौर की बात करें, देखें वो दौर था ज़ियाउल हक साहब का, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो 3 महीने के लिए आए थे, तो और उसके बाद 11 साल तक वो माशाल्लाह मुल्क में मुसल्लत रहे अपने तमाम तर ख्यालात के साथ। तो उस दौर में आज़ादी सहाफ़त का क्या सिचुएशन होगी, उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें। उस वक्त सोसाइटी का क्या हाल होगा। सोसाइटी में तो जो ओपनिंग्स थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो लोगों के सोचने समझने के सलाहियत और रिसोर्स, कोई रिसोर्स मौजूद होगा, कोई आइडिया मौजूद होगा, तो आप सोचना शुरू करोगे ना। वो तो बंद होते जा रहे थे, यहाँ हर दुकान बंद हो रही थी, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स ख़त्म हो रहे थे यहाँ पर। दैट अगेन स्टार्टेड फ्रॉम भुट्टोज रिजीम। भुट्टो साहब ने सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ पाबंदियां लगानी शुरू की थी, क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड के करीब होना शुरू हो गया। मैं देख रही हूँ बड़े तरीके से आप बैलेंस करते हैं चीजों को। नहीं, वो शुरू भुट्टो साहब से बड़ा लीडर कोई पाकिस्तान में अब तक देखा नहीं गया है। लेकिन जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान में सबसे अच्छे थे तो वो बहुत ही बड़े या बहुत आइडियल, तो क्योंकि पाकिस्तान को उनके रिजीम में काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे आप ढाका फॉल देख लें, आप चाहे कोटा सिस्टम देख लें, आप चाहे आप इस तरह की बात देख लें जो मैं अब करने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जो सोशल रिफॉर्म्स, अब उसको क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी मुझे नहीं पता, वो क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड से करीब हो रहे थे और ये बड़ा एक अच्छी डेवलपमेंट थी और एक इस्लामिक लीडर के तौर, इस्लामिक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे थे, तो मुझे लगा कि उस दबाव में थोड़ा सा उन्होंने कुछ आज के ज़माने में जैसे पाबंदियां लगानी शुरू की, इस्लामिक टच जी देना चाह रहे थे, थोड़ा इस्लामिक टच देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन उसमें लोगों ने सफ़र ज़्यादा किया और पाबंदियों
पाबंदियों, फिर ज़ियाउल हक साहब ने उसको मिस यूज बहुत किया। वो जब कुछ करते थे कहते थे भुट्टो साहब ने शुरू किया, तो लेकिन लेजिस्लेशन तो ज़ियाउल हक ने की, राइट, ठीक है। और फिर आप देख लें हुदूद ऑर्डिनेंस से लेकर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों तक, तो ना वो सोसाइटी आज़ाद थी, ना वो सोसाइटी खुशहाल थी। और वो दौर था जिसमें पाकिस्तान के बारे में ये बहुत अरसे के लिए फैसला हो गया था कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं रहना पॉलिटिकली। अच्छा, और ये अभी तक हम देख रहे हैं, आपको पाकिस्तान स्टेबल मुल्क है क्या? अच्छा, मीडिया का किरदार भी माशाल्लाह से बड़ा ज़मीर नियाज़ी ने प्रेस इन चेन में अपने वाक़यात तहरीर किए हैं, तो ये वाकई एक मतलब एक तरीक़ाकार है कि खामोशी जो थी वो आपने जैसे बताया कि उस वक्त माशरा एक इस स्टेटस को का शिकार था और मतलब हर तरह से एक चुप्पी यानी कि खामोशी छाई हुई थी और रियासती इदारे जो थे वो हर चीज़ को देखिए, आपने टेक ओवर ज़मीर कर नियाज़ी चुके थे। साहब का जिक्र किया, अगर उनकी आप प्रेस इन चेन्स या प्रेस अंडर सीज अगर उसका मुताला किया आपने, तो उसमें जो लुब्बे लुबाब है दोनों किताबों का, वैसे तो एक वाकयात का एक पूरा फलंदा है उसमें, ट्रेल ऑफ इवेंट्स कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अंदर एक सिस्टम इनबिल्ड कर दिया गया था, राइट, सेल्फ सेंसरशिप का। सेल्फ सेल्फ सेंसरशिप इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सेंसरशिप। आई टोटली एग्री कि पहले ही न्यूज रूम में ही वो तो बाद में अथॉरिटीज तो बाद में देखेंगी। ये ज़ियाउल हक के लगाए हुए छोटे छोटे 14-15 ग्रेड के लोग मैजिस्ट्रेट्स और ये एसडीएम और पता नहीं कौन कौन होते थे, ये अखबार देख रहे होते थे जी, उनके पास ज्यादा था। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की ये वो लोग जो एक खबर को पहली बार सुन के समझ ही नहीं सकते। आई एम सॉरी, थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए बात, थोड़ा सा आईक्यू का है मजमूई तौर पे पाकिस्तान में इशू, फौरी तौर पे बात नहीं समझ पाते। सही, जो आदमी खबर को सुन के या पढ़ के पहले अटेम्प्ट में समझ ही नहीं सकता, वो आप यकीन करें पीआईडी में बैठे हुए सेंसर कर रहे होते थे खबरें। किसकी खबरें सेंसर कर रहे होते थे? डॉन, जंग, लीडिंग न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान के और भी दूसरे बड़े बड़े अखबार। So they were the final gatekeepers. वो गेटकीपर्स थे और वो डिसाइसिव होता था उनका जो स्टांस होता था। और कहीं कहीं जल्दबाजी में उन्होंने कोई खबर निकाल दी और प्रेस का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो वहाँ फूल बना हुआ होता था, फूल बना देते थे वहाँ पे, फूल तैयार रखे हुए थे कि जहाँ खाली जगह हो वहाँ फूल। आपको याद है ना जब एक जमाने में लाइव मैचेस दिखाए जाते थे बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से या इंग्लैंड से लाइव दिखाते थे, तो पीटीवी एक फूल तैयार रखता था कि जैसे ही तमाशाइयों को दिखाएंगे और कहीं पाकिस्तानी कुछ सीख ना जाए उससे, तो वो फूल दिखा देते। अच्छा, ये सेंसरशिप उस जमाने की तो ये जो फूल है, ये बचपन में तो ये बात समझ नहीं आती थी। फूल का इस्तेमाल पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरती से हुआ सेंसरशिप के लिए। अच्छा, इस वाकये को अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से जो मैंने अखज़ किया है कि हमने तो ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या स्ट्रेटेजिक मामले हो, फॉरेन पॉलिसी हो या अंदरूनी सियासत हो, मतलब हर चीज का रिपीट टेलीकास्ट देखा है, ठीक है, और फिर वही गलती दोहराई भी है। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ रिकरेंसेस। डेमोक्रेसी आती है, बहाल होती है, फिर रिवर्स हो जाती है, फिर डेमोक्रेसी आती है, बहाल होती है, इक़्तिदार हैंडओवर होता है दूसरी सिविल गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और लोग समझते हैं कि अब तो ठीक हो गया सब, लेकिन फिर वही मुशर्रफ साहब आ गए 99 में, तो कोई उनसे पूछने वाला है? आई मीन डायनामिक्स भी देखें कि सेम अगर हमारे मुल्क में चेंज हो रहा है, मार्शल लॉ आ रहा है, तो ज़ियाउल हक साहब के जो दौर में इंटरनेशनल मसाइल थे वो भी आ गए उसके साथ साथ, लेकिन तस्वीर चेंज हो गई। देखिए, ऐसा तो होता ही है जब बड़ी पावर्स के इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नहीं बदलते या किसी ना किसी फॉर्म्स एंड शेप्स में रहते हैं उसी तरह उन्हीं रीजन से, उन्हीं खित्तों से, तो जाहिर है कि वाकयात भी रिपीट होते रहते हैं। आप अगर कोल्ड वॉर के दौर के अखबारात उठाएं, उनमें बहुत से ऐसे वाकयात होंगे जो अभी भी अप्लाई हो रहे होंगे, पुतिन और ट्रम्प के, अमेरिका और रशिया के मसले चल रहे हैं। मींस इवन हम जैसे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में बात करते हैं ना कि उस वक्त की अखबारों की हेडलाइन देखें और आज के मामलात देखें, तो वक्त और हालात शायद इतने नहीं बदलते जितना हम सोचते हैं कि बहुत जमाना बदल गया है। और हमारी गलती सिर्फ ये कि बाकी दुनिया सीख लेती है, हम उस मामले से सीखते नहीं है और वो गलतियां पे गलतियां दोहराते रहते हैं। देखिए, हेगेलियन जो
पॉइंट ऑफ व्यू उससे तो ये कि सोसाइटी हमेशा आगे जाती है। पाकिस्तानी सोसाइटी कुछ का कुछ मसला क्या है? कार्ल मार्क्स का भी कुछ इसी तरह का था, हाँ। उन्होंने भी इस थ्योरी को अपने अंदाज में कि जी प्रोग्रेस हम्म, इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ प्रोग्रेस, आगे बढ़ती है पीछे नहीं जाती। लेकिन ये बात सही है कि 47 से अब तक अगर पाकिस्तानी सोसाइटी को आप देखें तो हमने तो रिवर्स गियर ही लगता हुआ देखा है। और दूसरे ये कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है वो बड़ा आसान है वैसे एस्टेब्लिशमेंट को या लॉ इन्फोर्सर्स को कुछ कह देना, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो एक ये ख्याल बैठ गया है कि साइंसी तरक्की नहीं करनी और साइंसी तरक्की गलत है। आप किसी भी साइंटिफिक बुनियाद पे कोई भी आइडिया पिच करके देखें, अगर आप इस पोजीशन में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, या आप किसी बड़े इदारे के जिम्मेदार इदारे के सरबराह हैं और आपका कोई आपके पास असाइनमेंट ही यही है, आप करके देखें। आप पॉपुलेशन वेलफेयर की बात करके देखें, आप प्रेस फ्रीडम की बात करके देखें, अचानक एक कोड आ जाएगा कि नहीं वो तो फ्रीडम तो होनी चाहिए, लेकिन एक पैनल बना हुआ होना चाहिए सरकारी निगरानी में। भाई सरकार होती कौन है? सरकार तो सिर्फ एक मामूली एलिमेंट है जो उन बहुत से एलिमेंट्स में शामिल है जिनकी रिपोर्टिंग होनी है। तो ये कहाँ से उठ के आ जाती है ये कहने, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं है बिकॉज हमारे लिए ऑल पावरफुल जो है जो फैक्टर है वो स्टेट ही है। तो हम तो सोर्स से ही बाहर नहीं निकले। हम तो समझते हैं कि हमारी तकदीर के फैसले जो हैं यही करते हैं, इन्हीं को करना चाहिए। है ये हम माने या ना दुरुस्त भी है, हमारे हमने तो मान लिया, हमने मान लिया है ना। ये दुरुस्त कैसे, कहाँ से दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त मतलब पाकिस्तान की पिक्चर में, इक्वेशन में ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमने जो आपने बताई, हम जो हिस्ट्री देखते आ रहे हैं, पार्टियां बनी हैं। आप सनतकारी की बात करके देखें, आप स्कूल खोल के देख लें किसी भी पाकिस्तान के कबायली इलाके में, पाकिस्तान पूरा कबायली ही है। और सबसे अफसोसनाक बात जो है वो ये कि जो शहरी और अर्बन जो वे ऑफ थिंकिंग था वो भी अब करप्ट होके ट्राइबल होता जा रहा है। मैंने कराची में भी ट्राइबल जेस्चर देखे लोगों के अंदर, कराची जिनका ताल्लुक अर्बन कल्चर से था। मैं किसी एथनिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं सिर्फ एक उस मिजाज की बात, हाँ, मिक्स्ड एक आबादी जिसका ताल्लुक बहुत इतने अरसे में ओवर द इयर्स एक अर्बन पैटर्न ऑफ थिंकिंग जिसने शुरू कर दी थी, वो भी अब ट्राइबलाइज हो गया। ये सबसे बड़ी सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो दिस इज द आउटकम कि हम ये देख रहे हैं कि ये वो निशानियां हैं जो वहां से स्टार्ट हुई हैं। 1986 की हम बात कर रहे हैं, और आज भी हमें इस माशरे में, इस सोसाइटी में, और खासतौर पे करंट कराची में स्टार्ट तो 48-47 में हो गया। अच्छा, चलें और आगे जा। जब आपने ये फैसला कर लिया कि इलेक्शंस नहीं होने, मुंतखब लोगों का इक़्तिदार में आना जरूरी नहीं है, किसी अपने मुंडे को पकड़ा दो या जो आपको अच्छा लगता है उसके हाथ में, या जो ताकतवर है उसको दे दो। अयूब खान को आने दो। अयूब खान क्या थे? टिसोरी साहब को आने दो। टिसोरी साहब हो सकता है। और उसके बाद आप देख लें 73 में तो आपको आइन मिला है पहला। ये तो एक कारनामा है भुट्टो साहब का, इसमें क्या शक। और फिर तरमीम भी बहुत आई है सर। कल ही हमने देखा एक नई तरमीम जो है फाइनलाइज्ड हो गई, अप्रूव्ड हो गई। जो आइन लेके आया वही अब तरमीम लेके आया। अच्छा, आपने इनसे इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन की, मुतासरा खानदान के हवाले से हमने बात की। आज अगर आप उनसे मिलें, और या जो दोनों कम्युनिटीज़ की हम बात करते हैं, कराची की डायनेमिक्स की बात करते हैं, तो इन तमाम कम्युनिटीज़ को आपका क्या पैगाम होगा? हमें क्या सीखना चाहिए? और हमें ये जो एक वायलेंस है, या जो हम बार बार एक डिवाइड देखते हैं, उसमें और आपको लगता है कि ये और डिवाइड मजीद खलीज जो है बढ़ती जाएगी, या हम प्रोग्रेसिव होके कुछ सोच सकते हैं? देखें, मासेस नहीं लड़ना चाहते। जो एथनिक ग्रुप्स हैं, चाहे कराची में, चाहे पाकिस्तान के दीगर हिस्से में, सूबाई लेवल पे देख लें, चारों सूबों में, सिंध में, कराची समेत, लोग नहीं लड़ना चाहते, लोग रिफ्ट नहीं चाहते एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन कराची सूबा की बात होती है तो फिर तो सब निकल आते हैं बाहर। देखिए, कराची सूबा, बात ये ना कि अगर जो सूबे को सपोर्ट कर रहे हैं, सूबे के आइडिया को सपोर्ट, उनके पास कोई दलील तो होनी चाहिए ना कि क्यों। अगर 47 में जिस तरह का पाकिस्तान बना था और अब तक जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलना है, तो सूबा बना के आप क्या कर लेंगे? दूसरा ये कि अगर सूबा बनना है तो
मतलब उसके क्या फिर उसकी भी एक पूरी मतलब उसके पीछे दलाइल होने चाहिए, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए। आप एथनिक बैकग्राउंड पे सूबा बनाना चाहते हैं, ये कंफ्यूजिंग बात है। आप अर्बन रूरल की बुनियाद पर सूबा बनाना चाहते हैं, ये बड़ी नामुनासिब बात है। तो अगर कोई रीजन है, मैं तो बिल्कुल पंजाब के सूबे होने, पंजाब में 3-4 सूबे निकल सकते हैं, बलूचिस्तान में कम से कम 2-3 सूबे निकल सकते हैं, केपीके में निकल सकते हैं, सिंध में भी निकल सकते हैं, वो तो सही है। एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को फाल बनाने के लिए इस तरह की डिवीजन हो सकती है, लेकिन जहाँ सियासत में हसासियत पाई जाती है वहाँ इस तरह के डिसीजन लेना या इस तरह की तहरीक चलाने से पहले थोड़ा सा समझदारी से काम जरूर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने हमें आज वक्त दिया, इस पूरे मामलात में हमें बात की। और सबसे अच्छी बात जो नुसरत साहब आपकी हमें लगी, हमने सिर्फ एक वाक़ये की बात स्टार्ट की थी, लेकिन आपकी मौजूदगी से, आपकी शिरकत से हमें कई चीज़ों के बारे में तफसीलात वो तो मेरी पुरानी आदत है बात में जो है वो बात को बढ़ा देने की। और आई होप कि ये बात अगर यहाँ से निकली है तो उस पर कोई ना कोई एटलीस्ट जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इन्फॉर्म करें या अपनी माजी की गलतियों से सीखें, जो हमारी आने वाली नस्ल है। कुछ नहीं सीखेंगे एटलीस्ट। नुसरत साहब तो बड़े होपलेस नजर आ रहे हैं, लेकिन हम चाहे जेंजी हो या मिलेनियल हो, बात कर रहे थे। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक तनकीद है माशरे में कि जब हम नए सूबों की बात तो करते हैं क्योंकि हम फला कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फला पार्टी ने या फला कम्युनिटी ने हमारे लिए क्या किया है। तो आने वाले दिनों में क्या कोई लाए अमल है या कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिस पे हम उनकी इस बात पे यकीन करें कि मामलात अच्छे हो जाएंगे। बहरहाल बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे नारे, बहुत सारी डिमांड आती हैं, कभी किसी की वजह से, कभी किसी को खुश रखने की वजह से। और जैसे अभी नुसरत साहब ने बताया कि फला वाक़ये का होना किस मकसद की निशानदही करता है और उसके राज जो है हमें फिर कई सालों के बाद कोई जब उस ओहदे से रिटायर होता है या फारिगुल तहसील होता है तो वो अपनी किताब में आके लिखता है। बहरहाल इस छोटी सी काविश से हमने नाजरीन को बताने की कोशिश की है कि कराची के मसाइल जो हमें लगता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से ये बात नहीं कर सकते, फला ग्रुप फला से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बात बहुत पुरानी है। और अगर हमने आज भी अपनी आंखें नहीं खोली तो जैसे नुसरत साहब ने कहा कि मासेस लड़ना नहीं चाहते, किसी और के हाथों या किसी और के ख्वाहिशों के हथकंडे नहीं बनना चाहिए। इसी मैसेज के साथ नौरीन शम्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।